डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम खेती की जगत से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके सवालों को लाइव इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और तमाम जानकारियों का विस्तार आप तक किया जाता है। हमेशा की तरह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। उन विषयों से जुड़ी हुई तमाम विस्तार पूर्वक तरीके से जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आपकी खेती किसानी को आसान बेहतर करके आपको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम किस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं और किन जानकारियों का विस्तार ले सकते हैं, अपनी जानकारियों का से जुड़े हुए कोई सवाल, आपके मन में कोई संशय, उसको पूछ सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले डालते हैं आज के विषय पर नज़र। तो आज के विषय किस प्रकार से रहेंगे? एआई ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती को स्मार्ट एवं कुशल बनाना कितना महत्वपूर्ण है और समय की मांग है, और कैसे इसका इस्तेमाल कर आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कुशल बन सकते हैं इस क्षेत्र में, इसको आज विस्तार पूर्वक से समझेंगे। और इस विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई मन में संशय है, कोई जानकारी चाहते हैं और इन दोनों विषयों का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, खेती किसानी में कुशल बनना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनिए। और अपने कोई भी सवाल हैं तो उस सवाल को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आप 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नंबर होता है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाई 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, टेलीविज़न की आवाज़ कम हो जब आप फ़ोन करें। दूसरा, आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है, वो है व्हाट्सअप का। आप व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी आप जहां से हमें अपना सवाल भेजें, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी सवाल मन में है, कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो इन तीनों विकल्पों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपने सवाल पूछिए। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए सीधा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद सबसे पहले डॉक्टर वीएन काले जी का। आपका स्वागत है सर। आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर मामचंद सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीएन काले जी आपसे करते हैं। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं एआई और ड्रोन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसका उपयोग आने वाले समय में बढ़ेगा और क्या आवश्यकता है इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्यों ज़रूरी है इस्तेमाल करने के लिए, क्यों हमें किसानों को इसके तरफ प्रोत्साहित करना पड़ रहा है? मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि अगर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही ये है वो ड्रोन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में जो है, जब तक कि आपकी इनपुट कॉस्ट कम नहीं होगी खेती में, तब तक आप किसानों को लाभ नहीं हो सकता है या अपनी इनकम वो बढ़ा नहीं सकता है। तो इसलिए एआई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आने वाला समय जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही होगा। मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको, क्योंकि ये जितनी भी इनपुट्स होती है, चाहे सीड हो, फर्टिलाइज़र हो या मान लीजिए इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो, या सारी चीज़ें ये जो है बहुत ही महंगी होती है और इसका अगर आप जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो बेशक वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर्याप्त ज़रूरत है, मतलब जिस प्लांट को अगर मैं बात कहूँगा कि अगर जिस प्लांट को अगर ज़रूरत है केमिकल की या फर्टिलाइज़र की, तो उसी जगह पे उसको अप्लीकेशन होगा। या जहाँ पे आप अगर इरिगेशन की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इरिगेशन उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका सेविंग होगा। तो इसलिए ये दिन अभी
हमारे देश में ये अभी प्रचलन शुरू हो गया है, लेकिन बाहरी देश में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो एडवांस स्टेज में है वहाँ पे। तो हमारे देश में अभी आते आते अभी टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। तो धीरे धीरे अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह की अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह की अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसलिए हम भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है और अपनी जो स्कीम्स के अंतर्गत इसको इन्वॉल्व किया है। तो हम लोग आगे वाले इसमें हम लोग इसका पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर मामचंद जी, आपका रुख करते हैं और आपके नज़रिए से देखा जाए कितनी आवश्यकता इसकी इस समय है, क्योंकि एक तरफ हमें उत्पादकता भी बढ़ानी है, लेकिन जब उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता भी दिखता है कि हमें तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या यही मात्र रास्ता है कि हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी एक मात्र यही जरिया बचा है कि अब हम तकनीक का सहारा लें और उसके जरिए खेती किसानी को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, जैसा आप देखते हैं आज के समय में ग्रीन हाउस खेती और उसके साथ साथ प्रिसीजन फार्मिंग एक ऐसे आयाम आ गए हैं किसान के लिए कि जहां पर सघन खेती करना आवश्यक हो गया है। और सघन खेती में अगर हम इनपुट्स की बात करें, जो आवश्यक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे खाद है, सिंचाई है और उसके फसल संरक्षण के लिए दवाएं हैं, तो इनका जो इस्तेमाल है वो कैसे सुगमता से संभव हो और सुरक्षित तरीके से संभव हो, ताकि हम बहुत ज़्यादा खेती में खर्च ना करके उसको बहुत हेल्थी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करें, उत्पादन के लिए इस्तेमाल करें कि जिस उत्पादन में अगर हम दवाएं छिड़कें तो जहर नहीं जाना चाहिए, उसके अवयव नहीं जाने चाहिए। अगर हम सिंचाई करें तो सिंचाई का जो दुष्प्रभाव है पौधे पर, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उतना ही सिंचाई जल सुगमता से मिले और उस समय मिले जिस समय पौधे को आवश्यकता है। बिल्कुल। और पौधे की बढ़वार यानी फसल की बढ़वार के मुताबिक ही हर स्टेज पर जो जैसे ग्रोथ की अवस्थाएं होती हैं फसल की, जैसे अभी बढ़वार होगी, पत्तियां आएंगी, फिर फूल आएंगे, फिर फल बनेगा, तो आवश्यकता के अनुसार जिस तरह के खाद का इस्तेमाल हमें करना है उसको हम सुगम तरीके से दे सकें। और इसके लिए जो एआई है यानी जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं उनको हम, जैसे कि विगर इंडेक्स एक चीज़ होती है क्रॉप की, वो कंप्यूटर ही एसेस कर सकता है, क्योंकि वो देखने से नहीं होगा, उसके जो सेंसर्स होते हैं उसमें जो रीडिंग्स आती हैं हम बिना देखे या बिना दुष्प्रभाव पड़े पहले ही उसको जान सकते हैं। तो इससे जो हमारी मैनेजमेंट की जो प्रबंधन की विधाएं हैं, जैसे सिंचाई देना या लाइट का प्रबंध करना, अगर कम लाइट है तो ज़्यादा देना और अगर ज़्यादा लाइट है तो छायादार व्यवस्था करना, तो ये सब आजकल कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेशन के जरिए संभव हैं, जिनको हम एआई के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से जब फसल हम उगाते हैं तो उसमें एक तो प्रति क्षेत्रफल उसकी पैदावार अधिक होती है और उत्तम क्वालिटी की फसल होती है, जिससे कि हमें कम समय में कम लागत में अधिक लाभ मिलता है। जी, इस प्रकार से तकनीक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और जिस तरीके से डॉक्टर मामचंद जी ने बताया कि कैसे कैसे खेती के अंदर तौर तरीके के बदलाव करने हम बेहतर उत्पादक की ओर बढ़ सकते हैं, उत्पादन की तरफ बढ़ सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जाएगा इन दोनों विषय से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं। देश डिजिटल हो रहा है। हर एक क्षेत्र में नई से नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अब कृषि क्षेत्र भी पीछे नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी अब एआई और ड्रोन जैसी नई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है। बात अगर एआई की करें तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब किसी कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन का इंसानों के समान बुद्धिमत्ता प्रदर्शन से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एआई किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता रखता है। मौसम, धूप, पशु पक्षी, कीटों के प्रवासी पैटर्न, उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई चक्र, ये सभी उपज को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी सटीक जानकारी एआई की मदद से हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस कमी को दूर करने के लिए एआई एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
पारंपरिक खेती में हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। एआई मॉडल से इस संबंध में कई लाभ हो सकते हैं। एआई बड़े डेटा को एकत्र और संसाधित कर सकता है। ऐसे में कृषि सटीकता में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। किसानों द्वारा मौसम के पूर्वानुमान का मॉडल तैयार करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2022 से एआई से प्रेरित क्रांति ने मौसम पूर्वानुमान के विज्ञान को पूरी तरह बदल दिया है और कई स्थितियों में अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान किए हैं। सरकार किसानों की सहायता करने और कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई का बखूबी उपयोग कर रही है। जैसे किसान ई मित्र एक एआई संचालित चैटबॉट है। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में किसानों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। एआई की तरह ही ड्रोन ने भी खेती और किसानों के काम को आसान बना दिया है। ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान होता है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है बल्कि समय की भी बचत होती है। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी भी देता है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में मदद मिलती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जो काफी शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई करने में मदद मिल सकती है। ड्रोन की मदद से किसान अपनी फसलों पर नजर रखने के साथ साथ अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। बता दें कि मछली पालन में भी अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन का उपयोग जल कृषि फार्मों का प्रबंधन, चारा प्रबंधन, मछली बाजारों का निरीक्षण, मछली पालन संरचना में क्षति का आकलन और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ड्रोन सटीक मछली पकड़ने और मछली संसाधन का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। ड्रोन तकनीक जल नमूनाकरण, बीमारियों की पहचान और मछली फीड प्रबंधन तक कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करेगी। कुल मिलाकर एआई और ड्रोन के इस्तेमाल से खेती पहले से स्मार्ट और कुशल बन रही है। तो हमने देखा कि एआई और ड्रोन के इस्तेमाल से कैसे खेती विकसित हो रही है और इससे जुड़े हुए किसानों के जीवन को भी विकसित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर वीएन काले जी, आपका रुख करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एआई है उसके अंदर भरपूर क्षमताएं हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन जब बात खेती की आती है तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि खेती एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसकी क्या प्रामाणिकता है कि एआई 100% आपको सही प्रमाण देगा, सही उत्तर देगा और सही तरीके के समाधान देगा, क्योंकि एक ये इंटेलिजेंस आधारित संरचना है। कुल मिलाकर खेती की बात की जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारी तैयारियां करने के बाद भी उतनी अच्छी उपज नहीं ले पाते। सही समय पर आपने पोषक तत्व प्रबंधन किए, सही बीज लगाए, आपने हर तरीके की सुविधाएं प्राप्त वहाँ खेत में प्रदान करी, लेकिन फिर भी उतना अपेक्षित प्रमाण नहीं मिल पाता कभी कभी। तो इसकी कैसी संभावनाएं बन पाएंगी कि हम एक समांतर बैलेंस बनाएं कि एआई का जो हमें प्रमाण मिल रहा है, ये एआई हमें जो जवाब दे रहा है वो बेहतर तरीके से ही जवाब दे रहा है और उसके परिणाम सुखद ही देखने को मिलेंगे खेती में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बट एक्चुअली क्या होता है कि एआई का जो फीडबैक होता है ना, वो मशीन लर्निंग से होता है। मतलब आप मल्टीपल लेवल पे आप उसका डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा हम लोग फीड करते हैं। तो उस डाटा में मतलब ऐसे कई बार भी ऐसे एरर नहीं रखते हैं कि जहाँ पे ये नहीं संभव हो सकता है। तो हर तरह पे, हर दिशा पे हम लोग उसका एनालिसिस करके, उस डाटा को एनालिसिस करके उसको फीडबैक देते हैं, तभी ये एआई सिस्टम बनती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक संभवतः जैसे आपने कहा कि ये सटीक होता है कि नहीं, लेकिन आपने देखा कि अगर अभी आज
मतलब जो हमारी वीडिंग की जो है सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर खर्चा होता है तो वीडिंग ऑपरेशन पे होता है, लेकिन हम एआई की मदद से हम लोग इतना एक्यूरेसी आप देखते हैं कि इवन रूट जोन तक आप उसका वीट जो है निकाल सकते हैं। अगर अनवांटेड वीट है तो उसका जो रेफरेंसेस दिया जाता है मशीन को, और इस रेफरेंसेस को जो कंप्यूटराइज से एनालिसिस करके अगर उसका लिप का पैटर्न कैसा है, क्या है, ये सारे मशीन को द्वारा हम लोग उसको फीडबैक देके फिर उसके बाद वो जो औजार होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जो टूल होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट होता है कि इस टाइप के यहाँ पे इस लेवल पे पर्टिकुलर वीड है, तो उसी ऑटोमेटिकली उसको वीडिंग को निकाल जाता है। ये तो एक हुआ। दूसरी बात और है कि अभी और एक खर्चा कम करने का और एक हम लोग विधि को निकाल रहे हैं, जैसे कि हम लेज़र टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। तो अभी दवाई अभी हम लोग वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जनरल प्रैक्टिस में है। तो अभी हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी से ऐसा आ रहे हैं कि आप जो है जो अनवांटेड सीड है वही उसको जला करके खेतों में ही उसको जला दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो है सिर्फ उसमें जो वाटर वेपर जो है वो जो है वातावरण में जो है उसको मिलाया जाए, मिल सकते हैं। मतलब इससे कोई प्रदूषण को कोई भी हानि नहीं हो सकती, मतलब वातावरण को कोई प्रदूषण नहीं हो। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। अगर आपको डेप्थ कितनी चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर सीड के लिए आपको पर्टिकुलर डेप्थ चाहिए, तो आपके पास एक मशीन होगी कि वो कारगर पे उसी डेप्थ पे आपको उसको वो मशीन मतलब उसमें डेप्थ में उसको सोइंग करेगी, या कितने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या मेंटेन करना है, ये सारा का सारा चीज़ जो है आप उसको कर सकते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश है, मतलब आप कितना एक्यूरेटली डाटा जो है उस मशीन को फीडिंग करते हैं, उसी हिसाब से वो मशीन ऑपरेट करती है। तो उसमें जो एरर ऑफ जो होता है ना वो बहुत, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रायल्स करने के बाद ही उसको आप परीक्षण होने के बाद ही उसको आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें संभावना बहुत कम है, मतलब बहुत निग्लिजिबल एरर होती है कि उससे क्रॉप डैमेज होगा। लेकिन आप संभवतः देखेंगे कि आप विश्व पटल पे अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है, और आगे वाले दिनों में ये एआई और हमारा जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर यही मतलब इसी से ही एग्रीकल्चर होने की आगे संभावना है। जी, तो इसी प्रकार से खेती और खेती से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, और इन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करना कितनी सटीकता से ये काम करेगा इसका भी समाधान डॉक्टर वीएन काले जी ने यहाँ पर बताया है। कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। बहरहाल यहाँ अपना एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर सिंह जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सिंह साहब, अगर हम आपसे समझने का प्रयास करें, हमारे देश में जो ज़्यादातर किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, लगभग 86% ऐसे किसान हैं। जब भी हम किसी तरीके से आगे बढ़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन किसानों पर भी बात आ जाती है। अगर हम लघु और छोटे सीमांत किसानों के नज़रिए से देखें, क्योंकि तकनीकी प्रचार प्रसार उन तक पहुँचाना क्या एक चुनौतीपूर्ण नहीं है, और क्या वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी लागत है कि वो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? और क्या ये भी है कि जो किसान तकनीकी बदलते परिवेश के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो खेती किसानी में पीछे रह जाएंगे? जैसा आपने कहा कि जो सीमांत किसान हैं या जिनके पास खेती का क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, तो आमतौर पे आपने देखा है कि जो उनका खेती का जो तरीका है वो कम अवधि वाली फसलों का है, और
कैश क्रॉप्स का अधिकतर होता है, क्योंकि वो कम क्षेत्रफल में अधिक फसल और ज़्यादा मुनाफे वाली फसल उगाना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो फसल है सबसे पहले तो उसका जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो वेदर और डिसीज फोरकास्ट है उसके बारे में उनको जानकारी मिले। तो आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कस्टम हायरिंग सेंटर आ गए हैं AI या ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जो छोटे किसान हैं अगर उनको मिलाकर उस क्षेत्र में इस सर्विसेज को हायर किया जाता है तो वो एक ही किसान नहीं, एक साथ 10 किसानों की जो फसल है उसका हेल्थ सिस्टम डायग्नोस कर सकते हैं। यानी अगर किसी के खेत में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या किसी नाइट्रोजन, मान लीजिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्पेसिफिक है कि बहुत कम समय में उसी प्रक्षेत्र में जहां पर डेफिशिएंसी है वहीं पर न्यूट्रिशनल स्प्रे कर सकती है, जो कि ओवरकम हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यह है कि जब तक हमें आंखों से वो चीज़ दिखती है उससे पहले ही जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है या उसमें जो इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि अभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आने वाली है। तो उसी अवस्था में उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको पहले ही सेंस किया जा सकता है कि अब ये वेदर होने वाला है, अगर इरिगेशन की या सिंचाई की आवश्यकता में अभी थोड़ा सा टाइम है तो उसको रोका जा सकता है। तो इस तरह की जो फोरकास्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि छोटे छोटे किसानों के लिए भी संभव हैं, तो वो उनको एक अलर्ट के माध्यम से जो कि उनके एंड्रॉयड फ़ोन में चली जाएगी तो उनको उनकी जो कल्टीवेशन सिस्टम की जो तकनीकें हैं या अवस्थाएं हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो इससे बहुत बड़े स्तर पर जैसे जो इनपुट्स हैं, जो खाद या फर्टिलाइज़र या पानी वो लगाने वाले थे उसकी बचत होगी, जो कि अनावश्यक रूप से नहीं लगाना पड़ेगा। या जो बीमारी आने वाली है उसको पहले ही पता चल जाएगा तो वो उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, बजाय कि जब बीमारी आए तब रोकथाम, तो तब तक जो उनकी फसल की हानि है उसमें काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। तो उससे बचाव के लिए इन रास्तों को बड़ी सुगमता से अपनाया जा सकता है। जी, तो ये कुछ इस तरीके से हैं तरीके जिसको अपनाकर हम बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, जब हम AI या ड्रोन या किसी भी तकनीक की बात करते हैं तो कई और पहलू भी सामने आते हैं, उन पहलुओं पर भी हम पहुंचेंगे। लेकिन एक दर्शक है हमें वीडियो प्रश्न बना के उन्होंने भेजा है, आइए उनके सवाल को देख लेते हैं। क्या सवाल है? नंदसुर मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, आइए देखते हैं क्या सवाल है इनका। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदसुर मिश्रा है, बाराबंकी विकास में सूरतगंज गांव बसौली पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जो हमारा ड्रोन है वो मेरे जीवन के लिए, मेरी खेती के लिए, मेरे पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है। और दूसरी चीज़, ड्रोन जो है जैसे हमारी छोटी फसलें होती हैं हाइट की, कुछ बड़ी हाइट की फसलें होती हैं जिसमें अरहर होता है, गन्ना होता है, नाना पर मक्का होता है, तो और ड्रोन और फसल के बीच में कितनी दूरी से हमें उड़ान करके उसका छिड़काव करना चाहिए जिससे भरपूर हमें फ़ायदा मिल सके। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा समय होता है उस समय हमें ड्रोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे बरसात हो रही है या मौसम ख़राब है या तेज़ हवा चल रही है या तेज़ धूप है, तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ जिसमें हम ड्रोन का उस समय इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ये डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, नंदसुर मिश्रा जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, मौसम कितना अनुकूल होना चाहिए, फसलों का चयन किस प्रकार से हो, और क्या सभी तरह की फसलें में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर तरह की फसल में ड्रोन उपयोग किया जा सकता है, किस तरह का मौसम परिवेश होना चाहिए, सारी जानकारी इनको चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और मल्टीपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि ड्रोन कैसे कृषि में कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ड्रोन है दो टाइप के आते हैं, एक स्मॉल और मीडियम। एक स्मॉल जो होता है वो 25 किलो का होता है और दूसरा होता है 25 एंड अब मतलब लगभग 150 किलो का। ये दो कैटेगरीज होती है। तो हमारे यहाँ पे जनरली स्मॉल कैटेगरीज के ड्रोन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 25 किलो का होता है टोटल वेट पे लोड इंक्लूडिंग द जो
उसके वाटर जो टैंक होती है जो लगभग 8 से 10 लीटर की होती है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रोन जो है इसमें लगभग 1 एकड़ के लगभग 5 से 7 जो मिनट्स है उसको लगते हैं कि पूरा वो स्प्रे करके फिर वो वापस लौटे अपनी जगह पे। तो उसके लिए लगभग 5 से 7 मिनट लगती है और लगभग 8 से 10 लीटर जो है मतलब इंक्लूडिंग अगर आप पेस्टिसाइड भी डालें तो उसके लिए स्प्रेइंग के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ड्रॉपलेट साइज़ बहुत ही माइक्रो लेवल पे ड्रॉपलेट साइज़ होती है और उसमें क्या होता है कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम, इसको EVL भी बोलते हैं, तो उसके कारण बहुत ही फाइन पार्टिकल, इसलिए वो जो स्प्रेइंग होता है मतलब इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव स्प्रेइंग होता है। वही अगर हम मैन्युअली करते हैं तो इसको बोलते हैं कि वेरिएबल डिस्चार्ज जो स्प्रेयर होता है, तो उससे ड्रॉपलेट साइज़ बड़ी भी होती है। लगभग आप अगर एकड़ की बात करेंगे तो लगभग 5 से 6 घंटा लगभग हम लोग उनको एक आदमी को लगेगा पूरा करने के लिए, और लगभग 80 से 100 लीटर जो है वो पानी भी लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितनी बचत होती है, समय की बचत है और साथ साथ में आपका पेस्टिसाइड का भी बचत है, पानी की बचत है, श्रम की बचत है। ख़ासतौर पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कृषि में अगर आप पूरे पैन इंडिया में देखेंगे तो लगभग जो है 45 to 50 हज़ार जो लोग जो है लगभग स्नेक बाइट से मतलब ये होता है, मतलब उनका स्नेक बाइट होती है, मतलब उससे मतलब ये कैजुअलिटीज़ होती है। तो आप देखेंगे उसके साथ साथ में अगर आप मैन्युअली करते हैं तो साथ में वो इनहेलिंग होता है, उसके स्किन के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स है इसमें। और दूसरा उन्होंने कहा कि कैसे मतलब उसको कितने लेवल पे आप करना चाहिए, तो इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत ही ICAR के साथ में, हमारे SAUs के साथ में मिल करके एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एक हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया कि हर क्रॉप वाइज मतलब कि आप इसको जो SOPs बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, तो किस तरह से ड्रोन को कितने हाइट पे चलाना चाहिए, अगर मैच्योरिटी लेवल पे तो कितने हाइट पे चलाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। अगर आप वहाँ पे अगर उस पर जाएंगे तो उसमें SOPs अगर डालेंगे, ड्रोन SOPs, तो आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध है और क्रॉप वाइज मिलेंगी कितने हाइट पे करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर बड़ी क्रॉप होगी मतलब जैसे शुगर केन वाला में, तो आप तो देखेंगे कि इसमें आदमी भी नहीं घुस सकता है, बड़ा दिक्कत होती है कि अगर मैन्युअली स्प्रेइंग करते हैं। लेकिन ड्रोन से क्या होता है कि हाइट से आप उस पर कर सकते हैं। मैंगो ट्रीज़ है या मतलब मान लीजिए ऑर्चार्ड्स है, वहाँ पे भी आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेइंग कर सकते हैं ताकि और इफ़ेक्टिव स्प्रेइंग होता है पूरा कम्प्लीटली। तो इस तरह से और भारत सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रावधान कर चुके हैं। जो हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन नाम की जो स्कीम है उसके अंदर हम लोग 40 to 50% हम सब्सिडी देते हैं। 40% जो है सामान्य वर्ग के अधिक जो है किसानों को देते हैं, और SC STs हो गई, महिला हो गई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, युवा किसान हैं, उनके लिए हम लोग जो 50% देते हैं। तो उसमें जो है आप इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड है, उसमें सारा कुछ उपलब्ध है, और उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस के कोर्सेज भी करते हैं। उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो चारों जगह पे अलग अलग रीजन्स पे है, और ये सारी जो है RPTO बोलते हैं उसको, रीजनल ड्रोन मतलब ऑपरेटिंग स्टेशन जो है RPTO। तो इसके जो रीजनल पायलट ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं RPTO, ये मान्यता प्राप्त है। वहाँ पे अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं मतलब 15 दिन का, तो आप जो है एक ट्रेनी पायलट होते हैं। तो इसलिए मैं एक और बताना चाहूँगा कि आप इसको खरीद तो सकते हैं लेकिन आप उड़ा नहीं सकते अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास RPTO लाइसेंस ना हो, उड़ाने का लाइसेंस ना हो। तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और हमारी जो भारत सरकार की जो 4 संस्थान है कृषि मंत्रालय की, यहाँ पे उसको बहुत ही सस्ते दर पे आपको उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपका पूरा प्रशिक्षण आपका हो जाएगा। लेकिन बल्कि अगर बाहर जाएंगे, लगभग 70 से 80 इंस्टीट्यूट जो है DGC ने अप्रूव किया है, और वहाँ पे आपको प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी महंगा है, 50 से 60 हज़ार रुपये। तो ये जहाँ पे आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपना सीख भी सकते हैं कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं, और आपको एक ड्रोन एज ए पायलट जो है उसका पूरा प्रशिक्षण मिलेगा, प्रशिक्षण भी मिलता है, और आपको सर्टिफिकेशन भी होता है। जी, तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए भी आप ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर अपने खेतों में नई तकनीक और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और दर्शक हैं, उन्होंने भी वीडियो प्रश्न हम तक पहुंचाया। आइए देख लेते हैं क्या सवाल है उनका। प्रवीण कुमार है हरियाणा से।
मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंधु है। मैं गांव कोतकला से और जो अभी हांसी जिले में शिफ्ट हो गया है। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो ये टमाटर हैं इनके पत्ते काफ़ी मोटे हो गए हैं, इसका क्या कारण है? और जो मेरा यील्ड है वो भी बहुत कम आ रहा है, तो कृपया मुझे इस बारे में हमारा थोड़ा ज्ञान दें। जी, तो इनका टमाटर को लेकर सवाल है। डॉक्टर सिंह साहब आपका रुख करेंगे और मेरे ख्याल से इन्होंने पॉली हाउस या ग्रीन हाउस लगा रखा है। जी प्रवीण जी, ये जो टमाटर की फसल है और ये इनडिटर्मिनेट फसल है जो कि पॉली हाउस के अंदर लगी हुई है। और जैसा कि किसान ने बताया कि जो उनकी फसल है, फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके पत्ते और तने बहुत मोटे हो गए हैं और फल कम आ रहे हैं। तो आमतौर पर ये ऐसा है कि जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे एआई की, तो अगर इनके पॉली हाउस में सेंसर लगे होते तो एआई ही इनको बता देता कि आपके जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक जा रही है, जिससे कि जो बढ़वार है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और फूल और फल कम आ रहे हैं। तो इस अवस्था में देखना ये है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप कम कर दें, और जो जैसे सल्फेट ऑफ पोटास है तो उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है उसको 2 बार हफ्ते में कर दें और 1 बार एनपीके की। तो इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम जाएगी और इनकी जो फसल है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होगी बढ़वार के बजाय, क्योंकि अब इस अवस्था में जो फसल पहुंच चुकी है उसमें फूल और फल ज़्यादा आने चाहिए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर इनके मोबाइल में एक ऐप होता जिसको पैटियोल ऐप कहते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि जो पत्ती है उसको लाइट की मात्रा कम मिल रही है। ऐसा हो सकता है सर्दियों के महीने में कि लाइट कम मिलती है तो उस दौरान फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम होती है। तीसरा ये हो सकता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि सल्फर अगर सल्फर युक्त पॉलीइथिलीन होती है ग्रीन हाउस के ऊपर, तो वहाँ पर जो लाइट का ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होता है और पत्तियाँ हेल्दी होती हैं और वो इतनी मोटी थिक नहीं होती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इनको, और अगर ये डायग्नोस कर सकते हैं तो नाइट्रोजन का डायग्नोसिस करके इसमें तुरंत नाइट्रोजन की एप्लीकेशन को थोड़ा कम कर दें। जी, तो प्रवीण जी, आप इस प्रकार का समाधान इस्तेमाल कर अपने टमाटर की खेती को बेहतर सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह साहब ने आपका बेहतर समाधान कर दिया है। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे दर्शकों के, लेकिन यहाँ रुकने का एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर काले साहब, आपका रुख करते हैं, और जब हम एआई की बात करते हैं या फिर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, ड्रोन की बात करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो कई देशों के नाम आते हैं, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। हर जगह कहीं एशिया में चावल की खेती बेहतर तरीके से की जा रही है एआई और ड्रोन का इस्तेमाल कर। और यूरोप की बात करें तो वहाँ अंगूरों के बाग बहुत बेहतर उत्पादन दे रहे हैं, सिर्फ इनका इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से यहाँ उत्पादन मिल रहा है। हमें अभी कितना समय लगेगा एक उदाहरण स्थापित करने में, और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि में, और जिस तरीके से हम तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं? जहाँ तक विश्व की बात है, हमारी जो स्टैंड्स है मतलब हमारे इंडिया का, तो आप देखेंगे कि जहाँ तक ड्रोन है, ड्रोन का इस्तेमाल हमने काफ़ी एडवांस में कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग बाकी देशों के साथ साथ में हम लोग हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, नीदरलैंड की करें, चाइना की करें, या नियर बाई जो हमारी कंट्रीज़ है उनके साथ साथ में हम लोग बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और हम लोगों को काफ़ी सराहा गया कि हम लोग एग्रीकल्चर में उसको ड्रोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है,
क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग जो है 30 से 40 जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स अभी कंट्री में है हमारे, और कुछ स्टार्टअप्स भी है। तो वो हम लोग चाहते हैं भी कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है बाहर विदेश में जाए, दूसरे कंट्रीज़ भी ले रहे, तो हम हर एक प्लेटफॉर्म पे इसको ले जाते हैं। और बाकी जो एआई की बात है, जैसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, या मान लीजिए कि उसमें तो काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी, क्योंकि हमारी इसराइल के साथ में, बाकी अच्छी कंट्रीज़ के साथ में हमारा टाइप है, हमने सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी प्रगतिशील है। लेकिन बाकी जैसे बोला कि मैंने जैसे एक्चुअल फील्ड में जैसे वीडिंग ऑपरेशंस हो गया, मान लीजिए कि सोइंग ऑपरेशंस हो गए हैं। अभी आप देखेंगे कि ड्रोन के द्वारा भी हम लोग आप देखेंगे कि सीडिंग ऑपरेशन करने की हम लोग सोच रहे, लेकिन ये सभी जो है अभी ये R&D स्टेज पे है। अभी हम लोग इसको अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगा इसको, क्योंकि आप देखेंगे कि आपने जैसे कि पहले सवाल किया कि क्या ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होंगी, कि मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती होंगी, और जो हमारे सीमांत और लघु सीमांत स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, काफ़ी उसको एडॉप्ट करने की क्षमता होगी। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कोई ज़्यादा जो से आप फॉसाइल फ्यूल है उसकी लगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लगनी है, मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी इसका ही इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए जो लागत जो है कम होगी। मतलब आप अगर देखेंगे तो जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर में इसमें आप इस्तेमाल करते, तो ये धीरे धीरे हम लोग प्रगतिशील हो रहे हैं बाकी टेक्नोलॉजीज में। तो जैसे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में हम अभी भी पीछे है, लेकिन वो हो सकता है कि धीरे धीरे हमारी ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसमें कार्यरत है, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस पे लिए हुए हैं। और हो सकता अभी हम लोग बाहर जो USA जो हमारी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स है, उनके साथ भी हम लोग टाइप कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है, हमें एक एडवांसमेंट मिल सकता है उस कंट्रीज़ का साथ में। निरंतर काम इस पर जारी है और उसमें बहुत जल्द हमारा भी नाम एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा। हम भी खेती के क्षेत्र में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर सिंह साहब, आपका रुख करते हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस की भी बात हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर स्मार्ट ग्रीन हाउस आ गए हैं, और वहाँ पर आर्द्रता अपने आप ऑटोमेटिकली AI के जरिए नाप ली जाती है, स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं, उसके अनुसार वो उस पर सिंचाई कर देता है। हम भी क्या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में भी AI और पॉली हाउस की बात करें या ग्रीन हाउस की बात करें, बहुत बड़े स्तर पर इस पर भी किसानों को जागरूकता आ गई है। लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम AI निर्मित ग्रीन हाउस या स्मार्ट ग्रीन हाउस को स्थापना शुरू करें। ये कब तक हम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने सुना, ICR इस स्तर पर काफ़ी काम कर रहा है, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं जो कि AI बेस्ड हैं, और इसमें AI के साथ साथ जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं वो भी डेवलप होने जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो क्लाइमेट मैनेजमेंट है, ये बहुत अहम हैं एग्रीकल्चर में, खासकर ग्रीन हाउस फार्मिंग में, जहाँ अभी जो सोलर रूफ हैं वो ग्रीन हाउस की फिल्म आ गई हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर ग्रीन हाउस फिल्म्स में हम कूलिंग एडिटिव यूज़ करते हैं तो हमें एवरी आवर में पता चल जाता है कि कितना ट्रांसमिशन लाइट का हो रहा है, और उसमें जो फिल्म्स हैं उसके माध्यम से ये भी पता चलता है कि कितने टाइम के लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर हो रहा है और कितने टाइम के लिए नहीं हो रहा है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइट की, वो ऑटोमेटिकली जो AI के माध्यम से रेगुलेट होने लगेंगी, और इस तरह से जो फिल्म हैं वो एक्ट करने लगेंगी। जैसे अभी आपने सोलर इनेबल्ड सिस्टम देखे हैं कि जो प्लेट्स होंगी, जो फिल्म प्लेट्स होंगी, वो उसी एंगल पे घूमेंगी जिस एंगल पे सूर्य घूमता है। तो जो लाइट अल्टीमेटली जो क्रॉप की यील्ड हम हार्वेस्ट करते हैं वो लाइट का ही फंक्शन है। जितनी मैक्सिमम लाइट हम हार्वेस्ट करेंगे उतनी ही हमारी यील्ड ज़्यादा होगी ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर में। तो इसमें अभी जैसे काले सर ने बताया कि जो दो तरह के सिस्टम्स हैं, जैसे वर्टिकल एग्रीकल्चर है, वर्टिकल फार्मिंग है, तो इसमें ऊपर से लाइट के मुकाबले जो इंटर लाइटिंग है वो बहुत पॉसिबल होता है। तो इसमें AI के माध्यम से जो इंटर लाइटिंग हम LED लाइट्स का इस्तेमाल करके करते हैं, तो उसमें हम इसकी लाइट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जैसे प्लांट की कैनोपी लाइट सोर्स के ज़्यादा नज़दीक जाती है तो वहाँ पर लाइट का इल्यूमिनेशन हम कम किया जा सकता है ऑटोमेशन के थ्रू, जिसमें हमारे जो ऐप है वो एंड्रॉयड मोबाइल में ही होगा
और हमें पता चल जाएगा कि अब कितना उसको एडजस्ट करना है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हमने AI और मशीन लर्निंग से जोड़ दिया है कंप्यूटर ऑटोमेशन से, जिसमें हमें पता चल जाता है कि अगर 40 सेंटीमीटर डेप्थ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो अगर वहाँ फीडिंग रूट ज़्यादा हैं तो हम उसको न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं। और उसी तरह से जो नंबर ऑफ इरिगेशंस हैं, जैसे समर्स में हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं और विंटर्स में कम कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, जबकि आप ग्रीन हाउस पर नहीं हैं, खेत पर नहीं हैं, आप अपने ऐप के माध्यम से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, तो ये तकनीकियों का फ़ायदा है कि आप घर बैठे भी इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सिंह साहब ने बताया, कितना बेहतरीन तरीके से आप सब चीज़ों को मैनेज कर बेहतर उत्पादन भी ले सकते हैं। डॉक्टर VN काले जी, आपका रुख करते हैं, लेकिन एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। वीडियो प्रश्न माध्यम से उन्होंने सवाल अपना भेजा है। गुड्डा ठाकुर हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं क्या सवाल है इनका। श्री नमस्ते, मैं गुड्डा बोल रहा हूँ अमरगढ़ी गांव से और खैर तहसील से। हम ट्रैक्टर का सामान लेना चाहते हैं और रूटावेटर और कल्टीवेटर और ड्रोन, इन पे सरकार की तरफ से क्या अनुदान है जो उसे बताओ। जी, तो डॉक्टर VN काले जी, ये तमाम उपकरण खरीदना चाहते हैं खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले, ये इस पे कोई सब्सिडी इनको मिल सकती है और कहाँ से ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जो मैंने पहले ही कहा था कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो हमारी जो स्कीम है 2014-15 से हमने भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है और इसके तहत जो है जो इक्विपमेंट का है, उन्होंने ट्रैक्टर हो या पावर टिलर, रोटावेटर हो या ड्रोन है, इन सब के ऊपर हमारी 40 से 50% तो सब्सिडी है। 40% जो सामान्य किसान होता है उनको मिलती है और बाकी जो SC STs की जो है या वुमेन्स है या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म है, उनको जो है 10% ज़्यादा, मतलब 50% तक हम लोग देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे अभी तक हमने भारत सरकार ने 9,700 करोड़ से ज़्यादा जो है जो सभी राज्यों को आवंटित किए हैं अभी तक के, और उसमें जो है लगभग हमने 21 लाख मशीन जो है हमने वितरित किए हैं और लगभग 45,000 तक हमने कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी बनाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें और पहलू भी है सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में कि अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर लेना चाहते हैं तो उसमें लगभग 40% तक हम सब्सिडी प्रदान करते हैं, वो भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक, मतलब अगर पूरा प्रोजेक्ट है 2.5 करोड़ रुपए तक का, आप कम भी ले सकते हैं, कम भी प्रोजेक्ट का, और उसके ऊपर आप लगभग 40% तक आपको सब्सिडी मिलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर एक फार्म मशीनरी बैंक नाम का भी एक हमारा घटक है जिसमें जो लगभग 80% तक हम सब्सिडी दें। अगर किसान का ग्रुप होता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है या FPO होता है, ये सब आके अगर आते हैं ग्रुप, मतलब लेना चाहते हैं तो उनको 30 लाख तक का, मतलब प्रोजेक्ट पे लगभग 80% तक हम सब्सिडी देते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए तो 95% तक हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो इस तरह से विभिन्न इसमें प्रावधान रखे हैं जिससे कि आप जो है किसान जो है उसका लाभ उठा सकता है। जी, तो अगर आप समूह में हैं तो आपको बेहतर सब्सिडी मिलेगी और बेहतर तरीके से आप उपकरण भी यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह जी, आपका रुख करते हैं। हम तमाम चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर सिंह साहब, लेकिन साथ साथ हम इस चीज़ पे भी क्या हमें काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि पहला पॉइंट तो ये कि हमें तकनीकी प्रचार प्रसार पे ज़्यादा फोकस करना है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको जोड़ना है ताकि वो भी तकनीकी तौर पर विशेषज्ञता हासिल कर लें। दूसरा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तीसरा, कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। जब इन तीनों चीज़ों पर हम काम कर पाएंगे तो जो हमारा पूरी तरीके से AI और तमाम नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल खेती में करने का लक्ष्य है, तभी को हम हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि किसानों को या इस प्रक्षेत्र में और क्षेत्र में जो लोग व्यवसाय के लिए खेती करके आगे आना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो हमारा संस्थान है ICR का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो हमारा एक विगत करीब 28 वर्षों से एक संरक्षित कृषि केंद्र है जो कि पूसा कैंपस में दिल्ली में ही है। और पिछले 1 महीने से 3 महीने का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो आए हुए हैं। और वो जो प्रिसीजन फार्मिंग है इंक्लूडिंग हाइड्रोपोनिक खेती, उसमें वो लगातार प्रशिक्षण जैसा कि करके सीखने वाला प्रशिक्षण कर रहे हैं। और इस तरह के जो हमारे आयाम हैं, जैसे कि आप अभी कहा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण है, वो हमारा जो NRL है, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और AI पर जो है प्रशिक्षण होता है। और हमारे जो केंद्र में भी प्रशिक्षण है जो फसल मैनेजमेंट पर, ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स की फसलें हैं, उन पर सेंसर्स का इस्तेमाल, उनकी मशीन लर्निंग एप्स और प्रोग्रामिंग पर रिसर्च चल रहा है। और जो हमारे आगंतुक प्रशिक्षण हैं उसको वो करके सीख भी रहे हैं ताकि वो अपने एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे ICR के संस्थान हैं, जैसे बेंगलोर में हैं और बनारस में हैं, जो सब्जियों पर अनुसंधान करते हैं और जो सभी औद्यानिक फसलों पर अनुसंधान करते हैं बेंगलोर में। तो सभी इन जो संस्थान हैं जहाँ पर इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो लगातार चल रहे हैं और इसमें काफ़ी प्रगति भी हो रही है। जो प्रगतिशील किसान हैं जो अच्छी खेती करते हैं फूलों की मध्य भारत में और बेंगलोर आदि जगहों पर, वो भी, और जो उत्तर भारतीय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जो फूलों की खेती, सब्जियों की खेती बड़े स्तर पर हो रही है। जैसे राजस्थान में बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं जहाँ 200-200 एकड़ के ग्रीन हाउसेस में खेती हो रही है, खीरे की, टमाटर की, शिमला मिर्च की, फूलों की, लिली, गुलाब और क्राइसेंथेमम की। वहाँ पर इनमें से काफ़ी जो टूल्स हैं, IoTs प्रोग्राम्स हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिससे किसानों को लगभग 17 से और 38% जो कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी है वो देखी गई है पिछले विगत 5 सालों में। जी, इसके साथ एक और दर्शक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। रामनिवास यादव है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने वीडियो प्रश्न के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आइए देखते हैं क्या सवाल है। मेरा नाम रामनिवास यादव है, मैं ग्राम बस्सी राजड़ा का रहने वाला हूँ और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मिर्ची के अंदर जो ऊपर पीलापन आ रहा है पत्ती में, वो किस वजह से आ रहा है, ये मेरा निवेदन है। जी डॉक्टर सिंह, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये ग्रीन हाउस में शायद शिमला मिर्च की फसल है और इसके पत्ते काफ़ी पीले पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे किसानों के साथ ये देखा गया है कि जो किसान हैं इस अवस्था में, जबकि सर्दियों का मौसम होता है और जैसा आपने देखा होगा कि अभी थोड़ा बारिश से पहले सारे पॉली हाउसेस की छत पर बहुत ज़्यादा धूल थी, उसको मॉनिटर नहीं किया गया होगा। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दिख रही है, तो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन उनको सुचारू रूप से अच्छे से करनी चाहिए। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया था कि सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फर जो है काफ़ी बीमारियों को कम कर देता है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वातावरण में ग्रीन हाउस के अंदर जो आपेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कभी वो बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों के आने का खतरा रहता है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। तो अगर वो थोड़े कम उसमें भी आया होगा
तो उससे भी पत्तियों के पीले होने की संभावना रहती है। और जैसे कि आप देखते हैं कि जड़ों में भी ये बीमारी आ सकती है, जैसे निमेटोड्स भी हो सकते हैं, सूत्रकृमि। तो अगर इसके लिए पूर्णतः ये कुछ संरक्षित बचाव करें इसका, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें, 5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग कर दें, तो इससे इस समस्या का निदान अच्छे से हो जाएगा। जी, तो इस प्रकार से आप अपनी मिर्च के पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र काले जी, आपका रुख करते हैं और बात करते हैं इस बार के बजट की। इस बार के बजट में पशुपालन क्षेत्र को लेकर, मछली पालन क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया। नए 500 तालाब बनाए जाएंगे मछली पालन क्षेत्र की अगर हम बात करें, और कई चीज़ें और इसमें देखने को मिलेंगी। मत्स्य पालन क्षेत्र में AI और ड्रोन की उपयोगिता को लेकर हम बात करें तो जो किस प्रकार से इसमें हम AI और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या AI और ड्रोन के इस्तेमाल से मत्स्य पालन में भी बढ़ोतरी देखने की संभावना होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आपने देखा कि इस साल के बजट में हमारे माननीय जो वित्त मंत्री जी, उन्होंने घोषित किया है कि एग्रीकल्चर विस्तार नाम से, जिसका कि विस्तार का जो लॉन्ग फॉर्म है मतलब वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो इस तरह से मतलब इनको ऊपर काफ़ी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक प्रावधान किया है, और जिससे कि क्या होगा कि जितने भी हमारे ऐप्स है, जितनी भी वेबसाइट्स है, उसको भी रिवाइव करेंगे। और एक जिस तरह के एक चैट GPT जो है, मतलब किसानों के लिए एक जो डाटाबेस जो हमने बनाया, क्रिएट किया है, और उसका इस्तेमाल करके हुए अभी आपको किसान भाइयों को जो है खाली बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये बीमारी है, बस उसका तुरंत आपको उसका जो है उसका सॉल्यूशन जो है अपने आप ही आपके मोबाइल पे मिल सकता है। तो इस तरह के काफ़ी प्रावधान, तो इस तरह से जो AI और जो बाकी जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसको जो डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्रीस्टैक का भी आपने नाम सुना होगा कि एग्रीस्टैक में अभी हर एक किसान को जो अपनी ID मिलेगी। तो इस तरह से काफ़ी प्रावधान होगा। उसके क्या होगा कि अभी आप देखेंगे कि क्रॉप कटिंग जो टेक्नोलॉजी है, मतलब अभी पहले मैन्युअली होता था, अभी सारी जो है ड्रोन्स के द्वारा होता है, और इमीडिएट होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब तो अभी एसेस कर सकते हैं आप ड्रोन को। साथ साथ में अब इसका एक एप्लीकेशन और एक है कि जैसे शुगर केन की बात करें तो आप शुगर केन बहुत लार्ज इंडस्ट्री में होता है और कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है, और काफ़ी इसका बड़ा दायरा होता है। तो उसके द्वारा जो है मशीन्स अगर उसको मान लीजिए कि उसको हार्वेस्टिंग के लिए अगर शुगर केन हार्वेस्टर भेजना है तो किस फील्ड में भेजना चाहिए, तो इसका जो प्लानिंग होना चाहिए। तो इस तरह से ड्रोन से आपको पूरा प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह पे किस फील्ड में मैच्योरिटी है, तो इस हिसाब से वो उसका पूरा प्लानिंग करके और अच्छी रिकवरी, रेट ऑफ रिकवरी जिसको बोलते हैं, शुगर केन में ऑफ कर सकते। तो इस तरह से हमारे अभी बजट में भी अच्छा प्रावधान रहेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि हमारी जो मछली पालन में उत्पादन में भी उसमें काफ़ी हमने इसमें अभी प्रावधान रखा है, और जो इसको अमृत सरोवर जिसको बोलते हैं, अमृत सरोवर का इसमें प्रावधान रखा है। तो इससे मैं कहता हूँ कि जो हमारी मछली पालन का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा भी, और हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसमें AI का जैसा मतलब इस्तेमाल होगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मान लीजिए उसमें कई बीमारी हो सकती है, मान लीजिए कि अगर मछली का, तो ऑटोमेटिकली आप उसको अगर समाधान कर आपका सकते हैं। पानी का अगर pH लेवल है, कितना लेवल रखना चाहिए, कितना कोल्डनेस रखना है, कितना टेम्परेचर, ये सारा इस्तेमाल उसमें AI बेस होगा, और वो बहुत ही आर्टिफिशियल। उससे क्या होगी कि मैनुअल इंटरवेंशन भी कम होगा, इसमें लागत भी कम होगी, और बहुत कम समय में आप बेहतर समाधान और अच्छा हैंडी सब उपलब्ध होगा। तो इस तरह से ये सारी प्रावधान है, और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। तो एक और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने जो बताया प्रचार प्रसार की, तो हम लोग भारत सरकार द्वारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, जब तक किसान देखेंगे नहीं तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो भारत सरकार जो 100% जो है असिस्टेंट जो है ICR और सभी ऐसे ही उसको हम लोग प्रावधान देते हैं कि ताकि वो परचेस करे टेक्नोलॉजी, और वो वहाँ पे किसानों पहुंच को सुनिश्चित करें। FAOs को भी हम 75% देते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार काफ़ी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सब तरीके से जो सबके समावेश से जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको हासिल करने के पूरे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम कृषि विज्ञान केंद्र भी शामिल हैं, हमारे किसान भाई भी शामिल हैं, और जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि जो तमाम रिसर्च कर रहे हैं, जो आप जैसे वैज्ञानिक हैं, इसमें भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दिन ब दिन बदलते हुए परिवेश खेती किसानी में देखने को मिल रहे हैं, और तमाम तकनीक आने वाले समय में जिस तरीके से बदलाव हमें खेती सेक्टर में देखने को मिल रहा है, वो समय दूर नहीं जब हमारा भी उदाहरण
पूरे विश्व में दिया जाएगा खेती में नवीनतम तकनीकों के उपयोग के चलते। डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी, डॉक्टर वी एन काले जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नई तकनीकों का, AI का, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे खेती में बढ़ेगा, कैसे सुनिश्चित होगा और कैसे आप इस्तेमाल करके कौशल कृषि की तौर आगे बढ़ सकते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में, आइए उन विषयों पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान में अगले विषय में बात होगी दुधारू पशुओं का रखरखाव एवं डेयरी प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम में बदलाव आ रहा है, इसलिए तौर तरीकों में बदलाव करना भी बेहद आवश्यक है, तभी आप बेहतर तरीके से उनसे आउटपुट ले पाएंगे। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप अपना कोई भी सवाल वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। उसको भेजने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। इसके अलावा हमें ईमेल के जरिए भी सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके आप सवाल और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं कॉल सेंटर का आप। हमारा नंबर है 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अतिरिक्त आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, उसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं और अन्य किसानों तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।